ये तो आज आपका एग्ज़ाम था, प्री बोर्ड एग्ज़ाम साइंस का। हमने किसी बच्चे से क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ही अरेंज कर लिया है। तो देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशंस को। तो पहला जो सवाल है, आपने क्या करा, एक प्लांट को लेकर के डार्क रूम में रख दिया। सिर्फ क्या करा, एक विंडो को ओपन छोड़ दिया। तो आप देखते हैं कुछ दिनों बाद जो प्लांट है वो विंडो की तरफ बेंड होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि विंडो से सनलाइट आता है और प्लांट सनलाइट की तरफ क्या करता है बेटे, ग्रोथ करता है। और इसे क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। फोटो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लाइट। तो लाइट की तरफ जो ग्रोथ होता है उसे क्या बोलते हैं बेटे हम? फोटोट्रॉपिज्म। अगला जो सवाल है वो क्या है बेटे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनिंग पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पॉस्चर और बैलेंस मेंटेन करने का काम किसका होता है बेटे? सेरेबेलम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो इसके अंदर हिंड ब्रेन होता है ना, कंटेन करता है सेरेब्रम सेरेबेलम। ठीक है, तो इसका ही काम होता है पॉस्चर और बैलेंस मेंटेन करना। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज डन थ्रू। हाँ जी भाई, किससे करता है? सूडोपोडिया। ठीक है, जो अमीबा है वो खाना जिससे खाता है, जो इसका माउथ जैसा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है ना, आपने देखा होगा ये चीज़। ठीक है बेटे, तो इसे क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल क्या है, देखिए ज़रा। व्हेन कैरिंग आउट द स्टार्स टेस्ट ऑन लीफ, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बॉयल द लीफ इन अल्कोहल। हाँ जी बताइए जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटे? फोर्थ है क्या? तो ये पूछ रहे हैं कि बॉईल करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें क्या करना होता है ना कि लीफ में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसे रिमूव करना होता है। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर बेटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि लीफ के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसे रिमूव करना होता है स्टार्च का टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बेटे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन यानी जो दो हिस्सों में टूट जाता है आपका अमीबा, उसमें कौन सा ये ऑर्डर सही है? इनमें से देख करके बताइए जरा। तो बेटे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर न्यूक्लियर डिवीजन, सबसे पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन यानी जो ऊपर की शेल होती है वो डिवाइड होती है। देखो जरा, जैसे कंप्लीट अमीबा है ना, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, देन ऊपर का जो ये शेल होता है ये भी दो हिस्सों में डिवाइड होना ऐसे शुरू हो जाता है, देन लास्ट में क्या हो जाता है, दो अलग अलग शेल्स ऐसे बन जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो यार आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? जो ह्यूमंस खुद बनाते हैं और अपने नीड के हिसाब से उसे चेंज भी कर सकते हैं और वहाँ पर मतलब अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को करते रहते हैं। जैसे क्रॉप फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फॉरेस्ट तो नेचुरल है, आप जानते हैं, तालाब हो गया, झील हो गई, ये तो नेचुरल इकोसिस्टम के पार्ट है। तो बचा क्या? सिर्फ क्रॉप फील्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेटे 7th क्वेश्चन को पढ़िए जरा। एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एट ईच हायर ट्रॉपिक लेवल। देखो बेटे, जो भी हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं फूड में, ठीक है, जैसे आपके फल या सब्जियां हो गई, उन्हें केमिकल्स का यूज़ करते हैं उन्हें जल्दी ग्रो करने के लिए। तो उन केमिकल्स का जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज होता रहता है हर एक नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर। इस चीज़ को बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इसका पूरा नाम है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, असर्शन क्या दे रखा है, व्हेन टॉल प्लांट्स विद डोमिनेंट ट्रेट्स आर क्रॉस्ड विद शॉर्ट प्लांट विद रिसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, टी को हमने क्रॉस करा है स्मॉल टी के साथ में। ठीक है, ऑल द प्लांट्स इन F1 प्रोजेंसी आर टॉल। ठीक है, पहले में सब के सब टॉल बन जाते हैं, हमें पता है। स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 4 प्लांट बनते हैं, हमने पढ़ा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। व्हेन द टॉल प्लांट ऑफ F1 प्रोजेंसी आर क्रॉस्ड शॉर्ट प्लांट्स रीअपीयर इन F2 प्रोजेंसी। अच्छा ठीक है, जो शॉर्ट प्लांट है क्या वो F2 प्रोजेंसी में दोबारा रीअपीयर होते हैं क्या? तो असर्शन तो बेटा बिल्कुल ट्रू है। देखो जब इन्हें क्रॉस कराओगे ना आपस में, तो दोबारा आपने देखा कि एक स्मॉल टी वाला एक प्लांट बन जाता है। ठीक है, ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। जो ट्रेड्स होते हैं क्या होता है, वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं क्या? देखो ये भी ट्रू है, पर यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर अलग दो दो डिफरेंट ट्रेड्स अगर आप इनहेरिट करोगे, जैसे डायहाइब्रिड क्रॉस, तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यूज़ होता है, जो हमने नहीं पढ़ा हुआ है फिलहाल, अभी आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो बेटे है तो ट्रू ये, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ये असर्शन का रीज़न जो है वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है सही, क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों सही है, पर आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज़ लिमिटेड। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल, हाँ जी बिल्कुल लिमिटेड है यार। ठीक है, लिमिटेड होते हैं ट्रॉपिक लेवल्स में, जो ट्रॉपिक लेवल्स के जो नंबर है वो लिमिटेड ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी होती है आपको पता है 10% लॉ का यूज़ होता है। एनर्जी एक टाइम पर जाकर के क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ट्रॉपिक लेवल में हम आगे बढ़ नहीं सकते, 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं मैक्सिमम। ठीक है बेटे, देयर इज़ अ लॉस ऑफ एनर्जी एज वी गो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। यार ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 10% लॉ के हिसाब से हमने पढ़ा है कि सिर्फ अगले ट्रॉपिक लेवल पर ओनली 10% एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही। असर्शन भी सही है और रीज़न भी, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, 9 का सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आगे क्या,
ठीक है। नेम द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द अनारोबिक रेस्पिरेशन इफ इट टेक्स प्लेस इन फंगाई लाइक ईस्ट। ईस्ट में अगर होता है तो भाई एंड प्रोडक्ट क्या बनता है बेटे आपका अल्कोहल, ठीक है, क्या बनता है अल्कोहल। और मसल्स में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है बेटे, क्या बनता है लैक्टिक एसिड। क्लियर है क्या? तो ये लिख लेना आपने। डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है भाई बताना था आपको। जो आपका लिक्विड वेस्ट होता है आपकी बॉडी में वो रिमूव होता है, किडनी में फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन की हेल्प से। तो इन्हें क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटे एक्सक्रीशन। नेम एनी वन मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो यार वो प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है ना। प्लांट्स कैसे करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, ठीक है, लीव्स के थ्रू। लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं स्टोमाटा। तो स्टोमाटा में से क्या होता है बेटे, सारा एक्सेस वाटर जो होता है वो रिमूव करते हैं प्लांट, आपको पता है। सवाल नंबर 11। देखो यार यहाँ पर ना थोड़ा पैटर्न चेंज करा है, एमसीक्यू हटा करके 1 नंबर के सवाल ज़्यादा दे दिया आपको, है ना। पुराना पैटर्न आ गया बिल्कुल। लिस्ट द रोल ऑफ फॉलोइंग इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। क्या काम होता है बेटे, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो जम्स होते हैं या फिर जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें क्या करना, किल करना, ठीक है। जम्स या बैक्टीरियाज को क्या करना, किल। बेटे जो अगला आपका यहाँ पर अगला जो आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना जनरली, ठीक है। किसको डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है। एक म्यूकस भी होता है जो स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करता है, बॉल्स को, पर उसकी बात नहीं करनी, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन। बी पार्ट में क्या पूछा है, राइट 2 वेज बाय विच प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट कॉजेज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। देखिए 2 तरीके बताने हैं ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करता है भाई, सबसे पहला तो बेटे थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं पत्तों के बीच में, ठीक है, जिनके अंदर से क्या होता है, ऑक्सीजन तो बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। तो पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, डिफ्यूजन के दौरान, ठीक है। जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो ऑब्जॉर्व कैसे करते हैं, डिजॉल्व CO2 फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर जनरल बॉडी सर्फेस बाय डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन भी होता है प्रोसेस। तो वैसे तो एक ही लिख दो बहुत इनफ है, पर यहाँ 2 पूछे आपसे ना, तो लिखना पड़ेगा, एक डिफ्यूजन हो गया और दूसरा स्टोमाटा के थ्रू। व्हाट कॉजेज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो ज़रूरत है नहीं, 2 नंबर का सवाल है। तो गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। स्टोमाटा के आसपास गार्ड सेल्स होती हैं जिनका काम क्या होता है, स्टोमाटा को ओपन करना और बंद करना, ठीक है, खोलना और बंद करना। या इसका अगर और रीज़न जानना है तो बेटा होता क्या है कि जो प्लांट्स होती है ना उसकी रूट्स, ठीक है, रूट से वाटर अब्जॉर्ब होता है। तो वाटर जब अब्जॉर्ब होता है तो यहाँ वाटर पोल क्रिएट होता है जो प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। तो स्टोमाटा थोड़ा सा क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है और वो ओपन होता है देन क्लोज होता है। ज़्यादा डीप में बात इसकी नहीं करेंगे फिलहाल, तो अभी हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं पेपर। व्हाट इज़ द 10% लॉ इन फूड चेन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। भाई 10% लॉ क्या होता है ये बताना है। 10% लॉ का मतलब है कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर सिर्फ 10% जो एनर्जी होती है वो अगले ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफर होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए बोला ना तो एग्जाम्पल बता देते हैं। मान लेते हैं कि सन था पहले, ठीक है, सन पहले लेवल पे क्या था, सन तो कोई लेवल होता ही नहीं है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है ना प्लांट। तो मान लेते हैं प्लांट आ गया आपका, ठीक है। प्लांट को खाया मान लेते हैं डियर ने, और डियर को खा लिया लॉयन ने। मान लेते हैं सन से जो प्लांट है ना क्या करता है, ओनली 1% सनलाइट का यूज़ करता है। तो मान लेते हैं कि 10,000 जूल इस पर एनर्जी है, 10,000 जूल क्या आई एनर्जी। तो 10,000 का 10% क्या होगा, सिर्फ 1,000 डियर पे आ पाएगा जब ये प्लांट को खाएगा बेटे। और 1,000 का 10% यानी 1 0 और कम कर दो तो लॉयन पे सिर्फ कितना एनर्जी आएगा, टोटल सन का 100 जूल पहुँच पाएगा, ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल पर, हर ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी होती है वो कम होती जाती है, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर फूड होता है उसका, ठीक है। द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन इज डिटरमाइंड बाय वट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट बाय मदर। जस्टिफाई, भाई यहाँ जस्टिफाई क्या करना है, ये देखो आपको पता है कि फादर जो होता है उसके पास क्रोमोजोम का पेयर क्या होता है XY, और मदर के पास क्रोमोजोम का पेयर क्या होता है बेटे XX, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्स है वो कौन डिटरमाइन करेगा भाई, फादर, क्योंकि मदर के पास कोई चॉइस नहीं है ना, दोनों क्रोमोजोम सेम है X एंड X। अगर यहाँ से X आएगा तो यहाँ से तो X आना ही है, तो गर्ल चाइल्ड होगा बेटे। यहाँ से अगेन X आना है, पर यहाँ से अगर Y आ गया तो क्या होगा, यहाँ पर मेल चाइल्ड होगा, यानी लड़का होगा, बॉय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फादर है उसका रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फादर का रोल ज़्यादा होता है कि चाइल्ड का जेंडर क्या होगा, सेक्स क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहे हैं आपसे, ध्यान से पढ़ लीजिए ज़रा। अ पर्सन वॉक्स अक्रॉस अ रूम इन barefoot and puts his foot on a drawing pin lying on the floor, he lets out a cry, ठीक है। उसका पिन पर पैर पड़ गया भाई, ठीक है, ड्राइंग पिन होती है नुकीली सी, उस पर पैर पड़ गया। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस इन दिस नर्वस सिस्टम, इन हिज नर्वस सिस्टम इन ब्रिंगिंग अबाउट दिस रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। यार फ्लो चार्ट बनाना था यहाँ पर आपको, रिफ्लेक्स एक्शन वाला फ्लो चार्ट बनाना था यहाँ पर, ठीक है। हुआ क्या, सबसे पहले ड्राइंग पिन थी, ठीक है, ड्राइंग पिन पर पैर पड़ा तो ड्राइंग पिन को क्या बोलेंगे, स्टिमुलस बोलेंगे। स्टिमुलस मतलब ये इन्वायरमेंट में जो चेंज है जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हुई,
ठीक है, ये स्टिमुलस हो गया। स्टिमुलस को यहाँ पर हमने कौन से रिसेप्टर से रिसीव किया, स्किन रिसेप्टर है ना, लेग्स जो थे हमारे क्या होगा यहाँ पर रिसेप्टर का काम करेंगे। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, रे डायग्राम जैसे शो करना है आपको, फ्लो चार्ट सॉरी, ठीक है। देन ये जो स्किन रिसेप्टर है ये किसे मैसेज देते हैं बेटे, स्पाइनल कॉर्ड को। देन अगेन वहाँ से मैसेज वापस आता है किसके पास, मोटर न्यूरॉन के पास में, और मोटर न्यूरॉन क्या कहता है कि भाई जल्दी से पैर अपना हटा लो, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो क्राई मतलब लिखा हुआ है ना, रोने लग गया, तो वो रोने लग जाएगा क्योंकि उसे पता चला कि भाई मेरा पैर जो है वो कहाँ पड़ गया, पिन के ऊपर, है ना। वैसे तो रिस्पॉन्स ये आएगा कि सबसे पहले वो अपना पैर हटाएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटे, अंकित फादर हैज़ नो अंडरगो डायलिसिस आफ्टर एवरी 4 नाइट एज हिज फादर किडनीज आर, यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है क्लियरली, किडनीज आर क्या होगा, नॉट वर्किंग, ठीक है। इफ ही डज नॉट अंडरगो द प्रोसीजर ऑफ डायलिसिस, पॉइजनस वेस्ट गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी एंड दैट में लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही पूछना चाह रहे हैं कि डायलिसिस क्या होता है। तो डायलिसिस का मतलब क्या होता है बेटे, या हेमोडायलिसिस का मतलब क्या होता है, जब किसी पर्सन की किडनी वर्क करना बंद कर देती है तो जो बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जैसे यूरिया या यूरिक एसिड, उसे रिमूव आउट करने के लिए हमें डायलिसिस करवाना पड़ता है। ये 2 दिन में शायद एक बार होता है या वीक में 2 बार मिनिमम करवाना ही पड़ता है, कई बार डेली भी करवाना पड़ता है लोगों को, ठीक है। तो इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं अगर अंकित के फादर डायलिसिस नहीं करवाते हैं तो क्या होगा। अगर वो डायलिसिस नहीं करवाते हैं तो बेटे होगा क्या कि जो वेस्ट होता है यूरिया यूरिक एसिड जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और वो लीड क्या करेगा, ऑर्गन फेलियर में, ऑर्गन फेलियर में लीड कर जाएगा, और यहाँ पर इनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो यही आपने लिखना था यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं यहाँ पर, तो ऊपर नीचे पीडीएफ हो गई थोड़ी सी मेरे ख्याल से बेटे। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ा है हमने, वो अरे ऊपर नीचे ही हो गया पीडीएफ शायद, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 10 11 इधर भी है, क्वेश्चन नंबर 18 19 है शायद, 15 के बाद कौन सा क्वेश्चन आ गया यार, ये शायद 18 क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप, ठीक है, आप देख लेना कि कहाँ से क्वेश्चन है। मेरे को नंबर नहीं दिख रहा, किसी बच्चे ने सेंड किया है तो क्लियरली यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, में से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो यार ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। C+O2 CO2 बना रहा है, कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो रहा है। व्हेन राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड व्हेन बैलेंसिंग अ रिएक्शन, भाई यहाँ पर एलिमेंट क्या, सारे एलिमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं, ओनली मेटल, ओनली नॉन मेटल, एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्शन, ओनली द एलिमेंट फॉर्मिंग बॉन्ड्स, सभी को कंसिडर करते हैं भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, जितने भी प्रेजेंट होते हैं रिएक्शन के अंदर। अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, बीटा टेस्ट होता है क्या, बिल्कुल नहीं, कड़वा टेस्ट नहीं होता, खट्टा होता है एसिड का। सोर टेस्ट, एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड बना देते हैं, ठीक है बेटे, बाकी सारे गलत हैं यहाँ पर। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल द रिएक्शन टिपिकली प्रोड्यूसेस, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब एसिड कोई मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, क्या क्या बनता है भाई, एक तो आपका हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा और साथ में सॉल्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस बनता है बेटे और साथ में एक सॉल्ट रिमूव होता है। अगला सवाल देखें, अच्छा मैंने ऊपर कुछ छोड़ा तो नहीं, वो डायलिसिस वाले क्वेश्चन के बाद नहीं, कंटिन्यूस चल रहे हैं, आप नंबर देख लेना यार, यहाँ पर क्लियरली नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगला सवाल है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट द मेन प्रोडक्ट आर फॉर्म, यार कार्बोनेट से जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, सॉल्ट बनता है और यहाँ पर वाटर भी बनता है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यस बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मेटल रिएक्ट विद स्टीम बट नॉट विद कोल्ड और हॉट वाटर, भाई यहाँ पर स्टीम से जो रिएक्ट करते हैं पर कोल्ड और हॉट वाटर से नहीं, तो लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं ना, लीस्ट रिएक्टिव का मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं, ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं वही क्या होते हैं, स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो कौन कौन से इसमें जो स्टीम से रिएक्ट करेंगे भाई, आई को ये ऑप्शन नंबर सी एस, हाँ ये गोल्ड आ गया ना इसमें, AU गोल्ड आ गया, लेड आ गया और यहाँ पर कॉपर, ठीक है बेटे, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है बेटे। हाँ जी बेटे, अगला जो क्वेश्चन है, कार्बन एग्जिबिट कैटिनेशन द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स, ठीक है, फॉर्म करता है, बिल्कुल असरसन तो सही है। यहाँ पर आगे रीजन में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, कार्बन स्मॉल एटॉमिक साइज, ठीक है, साइज भी स्मॉल होता है इसका, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव अलाउड टू फॉर्म एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इटसेल्फ लीडिंग टू अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर जो असर्सन है ना और जो रीजन दोनों के दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
बेटा देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्या है 26 में, नेम अ मेटल विच इज सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विद अ नाइफ। तो सोडियम और पोटेशियम जो है उन्हें नाइफ से हम कट कर सकते हैं। नेम द मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर जो होता है Ag, वो बेस्ट कंडक्टर होता है भाई, ठीक है, दुनिया में बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर, ठीक है, और हीट का। नेम वन मेटल विच डिस्प्ले सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से डिस्प्लेस करने वाला भाई मेटल कौन सा, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव हो, जो वो कुछ भी लिख दो आप, जैसे सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, कॉपर हो गया एक, या तो आप जिंक भी लिख सकते हैं, या फिर आप आयरन भी लिख सकते हैं Fe, ठीक है। ये तीनों क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट से उसे डिस्प्लेस कर देंगे। बी में क्या पूछा है, डिस्क्राइब हाउ सोडियम एंड क्लोरीन एटम आर चेंज इनटू आयंस। यार सोडियम जो होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 का मतलब क्या हो गया, 2, 8 और 1 वैलेंसी, तो एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर बेटा 17 होता है, तो 17 का मतलब क्या है, 2, 8, 10 और 7, 17। तो यहाँ 7 है यानी एक की कमी है, और यहाँ एक फालतू है, तो ये एक जो फालतू है ना, सोडियम क्या करता है, एक दे देगा क्लोरीन को, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये क्लोरीन इससे ले लेगा एक तो एक्स्ट्रा, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बना लेंगे, NaCl, ठीक है। ज़्यादा डीप में अभी बात नहीं कर ले, इसके डिटेल्ड सोल्यूशन पर हम आएंगे, लेकिन बेटा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट अभी आपका जस्ट एग्जाम हुआ है, तो फिलहाल हम जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं कि आपने सही करा है एग्जाम में या नहीं। अगला देखिए, वाई कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। यार कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है, वाई कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, बताइए। रस्टिंग जो है वो क्या करती है, या कोरोजन जो है वो मेटल को ना वीक करता है, तो इससे क्या होता है, कोई भी आपका मेटल है, जैसे डोर हो गया मेटल का, या मेटल की ग्रिल्स हो गई, वो खराब हो जाएंगी, इसलिए सीरियस प्रॉब्लम है। इससे इकोनॉमिक लॉस भी होता है, यानी आपको खर्चा बढ़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेंगी भाई। हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन को कैसे कम किया जा सकता है, बाय ऑयलिंग, पेंटिंग, गैल्वनाइजेशन, तीन तरीके हैं, ठीक है। जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, ऑयलिंग, पेंटिंग और गैल्वनाइजेशन, ठीक है जी। अगला सवाल क्या पूछ लिया इन्होंने, अंजलि वॉज इन्वेस्टिगेटिंग द रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट इन हर साइंस लैब, ठीक है। शी मिक्सड अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट एसिड, अच्छा, द रिएक्शन प्रोड्यूस्ड एफरवेंस विद द रिलीज ऑफ गैस एंड इवेंचुअली अ सॉल्ट वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटे, CaCO3 होता है, ठीक है। उसे हमने HCl के साथ रिएक्ट करा दिया, तो क्या बना हमारा, CaCl2 प्लस में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है। ये रिएक्शन आएगी, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है। गैस कौन सी निकली यहाँ पर भाई, गैस रिलीज की बात कर रहे हैं, तो गैस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। लास्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, हम ऐड करना भूल गए बेटे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो गैस यहाँ पर लिख दिया हमने। विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड, कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करा तो कैल्शियम क्लोराइड बना, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। सी और डी में से एक अटेम्प्ट करना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ कार्बोनेट इंक्लूडिंग द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस। ब्रीफली डिस्क्राइब है ना, क्या लिखें भाई इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला हम इक्वेशन लिख दें क्या यहाँ पर, डिस्क्राइब द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ कार्बोनेट इंक्लूडिंग द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस। इसका क्या मतलब है भाई, रोल ऑफ C2, एसिड और कार्बोनेट, एसिड और कार्बोनेट को अभी तो रिएक्ट कराया हमने, ये रहा ना, ये तो हो गया रिएक्शन, कहना क्या चाह रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल तो कुछ नहीं होता, इसकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो मिल्क हो जाता है, अभी डिस्कस करते हैं, चलिए इसे। अगला देखिए, गिव वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ एसिड कार्बोनेट रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कैसे भाई, कैसे इंपॉर्टेंट है ये एवरीडे लाइफ में ना, एक आपका NaHCO3 होता है, ठीक है। NaHCO3 जो होता है सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, ठीक है। और बेकिंग सोडा जो होता है ये रिएक्ट करता है बेटे टार्टरिक एसिड से या फिर लैक्टिक एसिड से, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, टार्टरिक एसिड जो इमली के अंदर होता है, या फिर लैक्टिक एसिड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, विच कॉज द डो टू राइज, या फिर जो आपका ब्रेड या केक होता है उसे फूलने में हेल्प करता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड या लैक्टिक एसिड के साथ में जब आप बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो जो आपका केक होता है उसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं। तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आगे भाई, स्टूडेंट अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, दोनों में से एक नीचे या ऊपर से कुछ भी करना है। दो कंपाउंड है X और Y, हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H, क्या लिखा है भाई ये क्लियरली दिखेगा, C3H6O है आई थिंक। गिव द नेम्स ऑफ X एंड Y, ठीक है, X और Y का नाम बताना है, ऐसे कैसे बता देंगे भाई। द कंपाउंड X एंड Y हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला। C2H6O का मतलब हो गया है, तो यहाँ पर इथेनॉल बनना चाहिए यार,
मॉलिक्यूलर फार्मूला में और कुछ लिखना चाहिए था इन्हें, 2 लिखने हैं ना हमें। तो अच्छा यहाँ पर ये H को देखो, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए यार आपको ना, यहाँ पर देखो 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 ये क्या कर दिया इन्होंने, ये H6 इकट्ठा लिख दिया है। देखो मैं बनाता हूँ यहाँ पर C2H5OH, लेकिन यहाँ तो एक गड़बड़ हो जाएगी ना, कार्बन तो 3 बोले हैं ना इन्होंने, C2H6 ही तो नहीं लिखा है, क्लियर दिख भी तो नहीं रहा है। C2H6O है बेटे शायद, ठीक है। ये इथेनॉल बनेगा शायद और डायमिथाइल ईथर बनता है, इसे रोक देते हैं अभी यहीं पर, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है, तो फंक्शनल ग्रुप तो इसमें मुझे लग रहा है कि इथेनॉल है, ओ सॉरी अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। पर फिलहाल तो अभी मैं लिख नहीं सकता इसमें अल्कोहल, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बता सकता हूँ, क्लियर नहीं हो रहा बेटे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले जो आपके कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोकार्बन है। हाउ मेनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम को ज्वाइन करने पर आपको कितने हाइड्रोकार्बन्स मिल सकते हैं, ठीक है। 3 हाइड्रोकार्बन्स मिल सकते हैं बेटे। एक तो आपको ईथेन मिल सकता है, देखो कैसे, जब आप सिंगल बॉन्ड बनाओगे आपको ईथीन मिल सकता है, और जब आप ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो आपको ईथाइन, ये 3 आपको मिल सकते हैं, ठीक है। राइट देयर स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख देना। यहाँ पर आपके 4 हाइड्रोजन लगेंगे, इसमें आपके सिर्फ सॉरी इसमें आपके पहले वाले में 6 हाइड्रोजन लगे ना। जनरल फार्मूला क्या होता है, 2 कार्बन है तो कार्बन का डबल में 2 जोड़ना होता है, तो डबल होगा 4 में 2 जोड़ा 6, नीचे सिर्फ डबल होता है, तो यहाँ 4 कार्बन लगा देना, और नीचे वाले में कितने लगाने, 2 का डबल करके 2 माइनस, यानी 2 कार्बन लगेंगे बस, ठीक है। बना लेना इसे अपने आप। क्लासीफाई अब हाइड्रोकार्बन इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और भी डिफरेंस आप लिख सकते हैं, सैचुरेटेड जो होता है आपका कैसे जलता है बेटे, ब्लू फ्लेम के साथ, अनसैचुरेटेड येलो एंड शूटी फ्लेम के साथ, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल जो है आपका क्या है, अनसैचुरेटेड है, और घी जो होता है वो सैचुरेटेड है। विच ऑफ दीज आर मोर रिएक्टिव, दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आप बता सकते हैं क्या, कौन सा वीक होता है इन दोनों में से। देखो देखो देखो, तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड और जो आपके डबल बॉन्ड होते हैं ब्रेक ईजिली ब्रेक किए जा सकते हैं, ठीक है। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, अब इसका जो कंसेप्ट है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पाई बॉन्ड्स बनते हैं जो वीकर होते हैं और जल्दी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है बेटे, जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर अनसैचुरेटेड वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्लियर है क्या। तो बेटे पेपर तो काफ़ी ईजी आया था, ठीक है, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और पेपर का पैटर्न पूरा चेंज हो रखा है, पेपर का जो पैटर्न है वो पूरा चेंज हो रखा है, पेपर बहुत ईजी आया था। मैंने किसी बच्चे से अभी पेपर मंगाया है, इसका प्रॉपर पीडीएफ बना करके हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी इस टाइम पर, तो फिलहाल के लिए पेपर को इतना ही छोड़ रहे हैं। इतना आप देख लीजिए और बताइए कैसा लगा आपको, ठीक है। मतलब पेपर किसका कैसा गया, कैसे मार्क्स आ सकते हैं आपके। फिलहाल के लिए आप इतना ही देखिए, देन डिस्कस करते हैं हम, बाकी का पेपर भी बचा हुआ पूरा कंप्लीटली अच्छे से, पीडीएफ इसकी अच्छे से बनाएंगे तब करेंगे, ठीक है।